हेलो बच्चों, माई सेल्फ राहुल छावड़ा फ्रॉम जैन अकेडमी सिक्कर। और अपना जो टॉपिक चल रहा था, अपन ने सेकंड चैप्टर शुरू कर दिया था और सेकंड चैप्टर में अपन ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में देख लिया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में देख लिया था। उसके बाद में अपन ने किसी पॉइंट चार्ज से r डिस्टेंस पे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा था KQ/r²। उसके बाद में अपन ने किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण उसके रैंडम पॉइंट पे पोटेंशियल का फॉर्मूला देखा था। क्या फॉर्मूला आया था? KP cos थीटा अपॉन r²। ठीक है, ये अपने पास में डाइपोल के कारण किसी रैंडम पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला जनरेट हो गया था। अब देखो नेक्स्ट अपने पास में एक टॉपिक आता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ऑफ अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या हो तो बाद में देखेंगे, पहले समझो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? किसी की भी पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? किसी की भी यदि मुझे पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, जैसे मान लो ये पेन है, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी कई तरह की होती है, जैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, अपन यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर रहे हैं, और भी बहुत तरह की स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो बहुत तरह की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो चीज़ समझो कि जैसे मान लो मुझे इस पेन की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो, तो मैं क्या करूँगा कि ग्रेविटी के अगेंस्ट में इस पेन को h हाइट तक ले जाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे मान लो इसको 0 हाइट से h हाइट तक लेकर आया, तो कितना वर्क करना पड़ा? mgh। इतना वर्क ही किया अपन ने, और वो mgh वर्क करना पड़ा, तो इसके अंदर जो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई है वो भी कितनी हुई है? mgh ही हुई है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को उसकी 0 पोटेंशियल एनर्जी वाली कंडीशन से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। अब इसकी 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ थी जब ये रखा हुआ था? कहाँ पे? अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ था, अर्थ की सरफेस पे। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0, क्योंकि हाइट 0 है। फिर यदि जैसे जैसे हाइट पे जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, h हाइट पे चला गया तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई? कितनी हो गई? mgh। वो पोटेंशियल एनर्जी आई कहाँ से आई कि इसको h हाइट तक ले जाने में मेरे को वर्क करना पड़ा, वो वर्क ही इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर होता गया, और वही इसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हो गई। इसका मतलब जितना वर्क किया जाता है वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो इसी कंसेप्ट को अपन को यहाँ काम में लेना है। अपन को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी अपन बोलते हैं पोटेंशियल कहाँ पे 0 होता है? इन्फिनिटी पे। पोटेंशियल कहाँ 0 होता है? इन्फिनिटी पे। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहाँ 0 होती है? इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी से किसी चार्ज को किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाता है, वो वर्क ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और वही इसकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी रहती है। समझ में आ रही चीज? जैसे मान लो ये पॉइंट है, ठीक है, मुझे किसी चार्ज को यहाँ तक, किसी कोई चार्ज यहाँ रखा है, Q चार्ज मैंने मान लिया इस पॉइंट पर रखा हुआ है, मुझे निकालना है कि इसके पास में पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? कितनी है? जैसे ये h हाइट पे यदि कोई पेन रखा है, तो मुझे निकालना है इसकी ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। तो मैं क्या करूँगा, इसको अर्थ की सरफेस पे ले जाऊँगा, यहाँ तक लाने में जितना वर्क करना पड़ेगा वो वर्क ही इसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। तो मैं वर्क निकाल लूँगा, वर्क निकाल लूँगा तो मुझे ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही मुझे यदि इस चार्ज की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, तो मैं पहले वर्क निकाल लेता हूँ। कौन सा वर्क? कि इसको यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। कितना वर्क करना पड़ा? कहाँ से लाना है? इन्फिनिटी से, क्योंकि इसकी 0 पोटेंशियल एनर्जी कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो मैं इस चार्ज को कहाँ ले जाऊँगा? इन्फिनिटी पे ले जाऊँगा। ले गया इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से इस चार्ज को यहाँ तक लाने में मुझे जितना वर्क करना पड़ा, ठीक है, जितना भी वर्क अपन को करना पड़ेगा, वो वर्क ही इसके अंदर क्या स्टोर हो जाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। समझ में आ रही चीज? तो कुल मिला के मैं यदि वर्क निकाल लूंगा तो मुझे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो कुल मिला के अपन को वर्क ही निकालने होते हैं। यदि वर्क निकाल लेंगे तो मुझे उसके अंदर कितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो रही है उसकी वैल्यू भी पता चल जाएगी। और वर्क निकालने का तरीका क्या है कि उस चार्ज को इन्फिनिटी पे ले जाओ, और इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में जितना वर्क किया जाएगा वो वर्क ही उसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। अब वर्क कितना किया जाएगा? यदि यहाँ पोटेंशियल V है, यदि यहाँ पोटेंशियल V है, तो Q चार्ज को V पोटेंशियल तक लाने में वर्क डन कितना होता है? Q इंटू V। ये तो अपन पढ़ चुके हैं पहले भी। यदि यहाँ पोटेंशियल V है, W वर्क किया जा रहा है, तो पोटेंशियल क्या होता है? W बाई
Q। यदि Q चार्ज लेकर आ रहे हैं तो वर्क पोटेंशियल क्या हो जाएगा, वर्क डन अपॉन चार्ज। तो W क्या हो जाता है, Q इंटू वी। तो W का फॉर्मूला क्या आता है, Q इंटू वी। तो अब इस चीज़ को दिमाग में जहन में बिठा लो कि Q चार्ज को V पोटेंशियल तक लाने में जो वर्क डन होता है वो कितना होता है, Q इंटू वी। Q चार्ज को V पोटेंशियल वाले पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है, कहाँ से, इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से जो वर्क किया जाता है वो कितना होता है, Q इंटू वी। क्लियर है यहाँ तक। तो Q चार्ज को V पोटेंशियल तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो होता है Q इंटू वी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इसको आगे समझो, आगे क्या चीज़ है। अब अपन को निकालना ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज। ठीक है, ये तो पोटेंशियल एनर्जी अपन ने देख ली कि पोटेंशियल एनर्जी अपन को निकालनी कैसे है। ठीक है, अब अपन सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात करते हैं। सिस्टम ऑफ चार्जेस क्या क्या है। सिस्टम ऑफ चार्जेस का मतलब ये है कि फर्स्ट मैंने मान लिया, फर्स्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेस, फर्स्ट मैंने माना इन द absence of एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि पहले से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। एक केस तो इसमें ये बनता है और दूसरा केस इसमें बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले अपन absence की बात कर रहे हैं। absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में फर्स्ट जो सिस्टम मैंने लिया है वो मैंने लिया है वन चार्ज सिस्टम। ठीक है, अपन इसमें देखेंगे वन चार्ज सिस्टम में क्या होगा, टू चार्ज सिस्टम में क्या होगा, थ्री चार्ज सिस्टम में क्या होगा और एन चार्ज सिस्टम में क्या होगा, यानी इन्फिनिटी चार्ज तक की अपन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वन चार्ज सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे Q चार्ज रखा है। ठीक है, यहां पर पहले से किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे पहले से कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, और यदि यहाँ पर पहले से कोई चार्ज नहीं है, एक मिनट में फ़ोन ले लेता हूँ, फ़ोन आ रहा है, तो घर से फ़ोन आ गया था। चलो अब इसमें देखते हैं। तो अब अपन को निकालना ये है कि इस वन चार्ज सिस्टम, यदि इस पॉइंट के ऊपर यदि Q चार्ज रखा है तो मुझे निकालना है कि इस Q चार्ज के पास में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इन द absence ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहाँ पर पहले से किसी भी तरह का कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है इसका मतलब पहले से कोई यहाँ पे चार्ज नहीं है। और जब पहले से यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है तो उस कंडीशन में यहाँ पर पहले से कोई पोटेंशियल नहीं है। समझ में आ रही चीज़। तो जब पहले से यहाँ पे कोई पोटेंशियल नहीं है तो अब ये समझो कि मुझे इसकी पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालनी पड़ेगी, वर्क निकालने के। वर्क कैसे निकालोगे कि इस चार्ज को कहाँ ले जाओगे, इन्फिनिटी पे ले गए। इस चार्ज को जब मैं इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा तो इन्फिनिटी से इस चार्ज को, मान लो ये चार्ज कहाँ चला गया, इन्फिनिटी पे चला गया, इसको मैंने ए पॉइंट नाम दे दिया। ये चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क किया जाएगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल होगा। और वर्क कितना किया जाएगा, चार्ज इनटू इस ए पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, ऐसा ही होगा वर्क। भी वर्क डन का फॉर्मूला अपन ने देखा था, याद रखना है, ये फॉर्मूला घूमता रहेगा, चार्ज इनटू जिस पॉइंट पे लाया जा रहा है उस पॉइंट पर पोटेंशियल। लेकिन जब पहले से चार्ज जब यहाँ इन्फिनिटी पे था तो यहाँ पोटेंशियल कितना था, जब यहाँ पर आसपास में कोई चार्ज ही नहीं था तो पोटेंशियल का फॉर्मूला जो अपन पढ़ते हैं वो फॉर्मूला आता है KQ/R होता है। तो जब यहाँ पे कोई चार्ज ही नहीं है, तो जब चार्ज ही नहीं है तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, 0। यानी कि ए पॉइंट पे जो पोटेंशियल है वो ए पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0। तो जब ए पॉइंट पे पोटेंशियल ही 0 है तो अपने पास में फॉर्मूला ये था चार्ज इनटू ए पॉइंट पे पोटेंशियल, और ए पॉइंट पे पोटेंशियल 0 है तो वर्क डन भी क्या होगा, 0। और वर्क डन 0 होगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी, 0। यानी कि वन चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हमेशा 0 होती है। यानी कि जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो उस कंडीशन में फर्स्ट चार्ज को लाने में किसी भी तरह का कोई वर्क नहीं किया जाएगा। क्लियर है, ये तो वन चार्ज सिस्टम हो गया। सेकंड अपने पास में आता है टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, इसको अपने नाम लिया, फर्स्ट वन चार्ज सिस्टम हो गया, सेकंड अपने पास में आता है टू चार्ज सिस्टम। ठीक है, टू चार्ज सिस्टम के लिए क्या होगा वो चीज़ समझना। टू चार्ज सिस्टम का मतलब जैसे मान लो पहले यहाँ पे Q1 चार्ज था, ठीक है,
यहाँ पे Q2 चार्ज था, दोनों के बीच की डिस्टेंस R थी। ये अपने पास में 2 चार्ज सिस्टम है, 2 चार्ज आ गए। मुझे निकालना है इस पूरे सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कितनी होगी। समझ में आ रही चीज़? तो निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले इन दोनों चार्ज को कहाँ ले जाओगे, इन्फिनिटी पे। ऐसा ही करते हैं अपन। तो इन दोनों चार्जेस को मैं कहाँ ले गया, इन्फिनिटी पे ले गया। यहाँ पर पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, कोई फील्ड नहीं है। इन्फिनिटी से Q1 चार्ज को इस पोजीशन तक, कौन सी पोजीशन तक, A पोजीशन तक, Q1 चार्ज को A पोजीशन तक लाने में वर्क डन यदि W1 किया जाता है, ठीक है, तो W1 क्या होगा, यदि अपन W1 की बात करें तो W1 अपने पास में क्या होगा, चार्ज इंटू Q1 चार्ज इंटू A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, इतना ही होगा। और जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं यहाँ पर, तो इस कंडीशन में ये चार्ज तो इन्फिनिटी पे चला, दोनों चार्ज कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पे। फिर पहले अपन Q1 को लाएंगे, दूसरी बार Q2 को लेकर आएंगे। तो जब मैं Q1 को यहाँ ला रहा था उस टाइम पे Q2 चार्ज यहाँ थोड़ा ना था, यहाँ Q2 चार्ज नहीं था। तो जब मैं Q1 चार्ज को यहाँ ला रहा था तो आसपास में कोई चार्ज नहीं था, कोई चार्ज नहीं था, तो यहाँ पोटेंशियल कितना हुआ, 0 हुआ। पोटेंशियल 0 हुआ तो उस कंडीशन पर बोल देंगे Q1 इंटू 0 और ये क्या हो जाएगा, 0। यानी कि वही फर्स्ट चार्ज को लाने में तो कितना वर्क हुआ, 0। फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क 0 हुआ। अब मैंने क्या किया है, अब मैं इन्फिनिटी से Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूँ, इन्फिनिटी से अब मैं Q2 चार्ज को लेकर आ रहा हूँ। ये मैं Q2 चार्ज को यहाँ ले आया, कौन से चार्ज को, Q2 चार्ज को। ये Q2 चार्ज यहाँ आ गया। Q2 चार्ज जब यहाँ आ गया तो उस कंडीशन में W2 जो होगा वर्क डन वो क्या होगा, Q2 इंटू VB, B पॉइंट पे पोटेंशियल। क्या B पॉइंट पे कोई पोटेंशियल है, बिल्कुल है। कौन सा है, B पॉइंट पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण तो वो तो है ही नहीं, तो उसके कारण तो कोई पोटेंशियल नहीं है। लेकिन जब Q1 चार्ज आ गया तो उसने तो इस B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बना दिया। अभी Q1 चार्ज आ चुका है, जब Q2 को ला रहे हैं तो Q1 चार्ज तो आ चुका है। Q1 चार्ज जब आ चुका है तो यहाँ पर जब Q2 चार्ज नहीं आया होगा, मान लो Q2 चार्ज नहीं भी आया होगा, तो Q1 चार्ज ने तो यहाँ पोटेंशियल बना दिया। कितना बनाया, B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। Q1 चार्ज से R डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल बनेगा, यानी कि जो VB बनेगा वो कितना बनेगा, KQ1 अपॉन R। बनेगा नहीं बनेगा, तो Q1 चार्ज ने B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल बना दिया KQ1 अपॉन R। तो अब VB की वैल्यू हो गई KQ1 अपॉन R। VB की वैल्यू यहाँ पुट करो, जब यहाँ पुट करेंगे तो W2 जो आएगा वो आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। भाई KQ1 अपॉन R तो है और Q2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KQ1 Q2 अपॉन R। और जितना वर्क किया जाएगा उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर होगी, यानी कि U2 जो होगा वो कितना हो जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R हो जाएगा। अब टोटल एनर्जी निकालना है तो टोटल वर्क कर दो। टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, टोटल वर्क या टोटल एनर्जी U1 प्लस U2। तो W1 इतना हुआ तो U1 भी कितना हुआ, फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई एनर्जी अपन की खर्च नहीं हुई तो कोई एनर्जी स्टोर भी नहीं हुई। तो अब यहाँ पे U1 की वैल्यू 0, U2 की वैल्यू है KQ1 Q2 बाई R। तो टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, KQ1 Q2 अपॉन R। तो 2 चार्ज सिस्टम की जो टोटल एनर्जी होती है वो एनर्जी होती है KQ1 Q2 अपॉन R। 1 चार्ज सिस्टम की टोटल एनर्जी 0 होती है। 2 चार्ज सिस्टम में फर्स्ट चार्ज को लाने में तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं होती क्योंकि कोई वर्क भी नहीं होता। सेकंड चार्ज को लाने में ये चार्ज यहाँ पोटेंशियल बना देता है, तो इसके अगेंस्ट में लाने में अपन को वर्क करना पड़ेगा, और वर्क करना पड़ेगा तो एनर्जी भी आएगी, और एनर्जी कितनी आएगी, KQ1 Q2 अपॉन R। क्लियर है, ये 1 चार्ज और 2 चार्ज सिस्टम हो गया। अब अपन को देखना है 3 चार्ज सिस्टम में क्या होगा। ठीक है, तो अब अपन 3 चार्ज सिस्टम की और बात कर लेते हैं, उसमें क्या होता है। क्लियर है यहाँ तक, ओके। चलो आगे देखते हैं। ये तो 1 चार्ज सिस्टम हो गया, 2 चार्ज सिस्टम हो गया, और अब 3 चार्ज सिस्टम को और देख लेते हैं। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। अरे समझ में आ रहा है सब कुछ, कोई डाउट तो नहीं है किसी के? डाउट हो तो पूछ लेना भैया। बच्चों डाउट मत रखना अपने मन में किसी भी तरह का, ठीक है। डाउट रहा हुआ खराब होता है काम, फिर वो परेशान करता है ज़िंदगी भर कि वो कैसे आया था, ठीक है। इसलिए डाउट पूछ लेना, ओके। चलो थर्ड देखते हैं हम अपन। थर्ड अपने पास में है 3 चार्ज सिस्टम।
1 चार्ज अपन ने देख लिया, 2 चार्ज देख लिया, 3 चार्ज सिस्टम अपन देख लेते हैं व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अब्सेंस। ठीक है, देखो इसको समझो, अच्छा है टॉपिक ये मैंने मान लिया यहाँ पर तो कौन सा चार्ज है, Q1। ठीक है, यहाँ अपन ने चार्ज मान लिया Q2 और यहाँ मैंने चार्ज मान लिया Q3। ठीक है, ये कैसे भी हो सकते हैं, जब ये ट्राइंगल की फॉर्म में हो कैसे भी हो सकते हैं। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R12, 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस मैंने मान ली R23, 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस अपन ने मान ली R, कुछ भी मान सकते हैं, R1, R2, R3, R4, R1, RA, RB, RC, जो अपनी मर्जी वो मान सकते हैं। ठीक है, मुझे निकालना है कि सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। ठीक है, 3 चार्ज अपने पास में आ गए इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, तो इसको मैंने नाम दे दिया A पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया B पॉइंट, इसको मैंने नाम दे दिया C पॉइंट। ठीक है, पहले क्या करोगे, पहले इन तीनों चार्ज को कहाँ ले जाओ, इन्फिनिटी पे ले जाओ। तो मैं पहले इन तीनों चार्जेस को कहाँ ले गया, पहले अपन इन तीनों चार्जेस को कहाँ ले गए, इन्फिनिटी पे ले गया। राक्षस वाला पेन आ चुका है अपना तीनों चार्ज फिलहाल कहाँ हैं, इन्फिनिटी पे। ये मैंने तीनों चार्ज यहाँ से हटा दिए और तीनों चार्ज कहाँ चले गए, इन्फिनिटी पे चले गए। ठीक है, फिलहाल यहाँ पोटेंशियल कितना है, 0, क्योंकि कोई चार्ज ही नहीं है आसपास। यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, 0, यहाँ भी पोटेंशियल कितना है, 0, कोई पोटेंशियल नहीं है। यानी कि फिलहाल A, B और C तीनों पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना है, 0 है। तो जब A पॉइंट पे पोटेंशियल 0, अपन को तो फिलहाल फर्स्ट चार्ज को लाना है, तो A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0 है। ठीक है, अब इन्फिनिटी से यदि मैं Q1 चार्ज को यहाँ लेकर आऊँगा, Q1 चार्ज को, तो वर्क किया गया W1। ठीक है, वर्क यदि W1 किया गया तो मैं W1 की यदि वैल्यू लिखूँ तो W1 कितना होगा, W1 अपना होगा चार्ज इंटू पोटेंशियल होगा। W1 क्या होगा, चार्ज इंटू A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, 0, तो W1 भी कितना होगा, 0 होगा, हो जाएगा। अब A पॉइंट पे पोटेंशियल तो 0 हो गया, लेकिन जब Q1 चार्ज आ गया तो उसने B पॉइंट पे पोटेंशियल बना दिया और C पर भी बनाया है। तो Q1 चार्ज ने B पॉइंट पे और C पॉइंट पे पोटेंशियल बनाया है, तो कितना कितना पोटेंशियल बनाया है वो चीज़ समझो। यदि मैं VB की बात करूँ, अब जब Q1 चार्ज आ चुका है तो VB कितना होगा, KQ1 अपॉन R12। भी Q1 चार्ज से R12 डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल कितना होगा, Q चार्ज से R डिस्टेंस ऑफ पोटेंशियल होता है KQ बाई R, तो ये हो जाएगा KQ1 अपॉन R12। तो VB फिलहाल कितना होगा, KQ1 अपॉन R12 हो जाएगा। और C पॉइंट पर भी तो पोटेंशियल बना देगा ये, C पॉइंट पर पोटेंशियल कितना बनाएगा, KQ1 अपॉन R13, लेकिन वो लिख नहीं रहा मैं अभी। ठीक है, अब मैं लेकर आ रहा हूँ Q2 चार्ज। ठीक है, Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से मैं लेकर आया B पॉइंट तक, ले आया। Q2 चार्ज को इन्फिनिटी से B पॉइंट तक लाने में यदि वर्क डन W2 करना पड़ा तो W2 की वैल्यू कितनी होगी, कोई बता सकता है। वर्क डन W2 कितना होगा, वही चार्ज इंटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है, Q2, चार्ज अपन कितना लेकर आ रहे हैं, Q2, और पोटेंशियल कितना है यहाँ पे, VB। तो मैं बोल दूंगा चार्ज इंटू पोटेंशियल यानी कि Q2 इंटू VB हो जाएगा। तो W2 की वैल्यू VB की वैल्यू पुट कर दो तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R12। इतना वर्क अपन को सेकंड चार्ज को लाने में, अभी तक तो अपने 2 चार्ज सिस्टम तक जितना पढ़ा था उतना ही आया है अभी तक, वही सारी चीज़ चल रही है 2 चार्ज सिस्टम तक। ठीक है, अब आ गया Q2 भी, Q1 भी आ गया, Q2 भी आ गया, तो C पॉइंट पर पोटेंशियल कौन कौन बना देगा, Q1 भी बनाएगा और Q2 भी बनाएगा। कितना बनाएगा, यदि मैं C पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल लिखना चाहूँ तो C पॉइंट पोटेंशियल देखो Q1 तो कितना बनाएगा, KQ1 अपॉन R13, तो Q1 तो कितना बनाएगा, KQ1 अपॉन R13 बना देगा। Q2 कितना बनाएगा, KQ2 अपॉन R23 बना देगा। तो ये Q2 बना देगा KQ2 अपॉन R23, और दोनों क्या हो जाएंगे, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो टोटल पोटेंशियल करना हो तो क्या हो जाएगा, दोनों का सम हो जाएगा। ये C पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल आ जाएगा। अब मुझे तो निकालना है कि Q3 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। अभी अपन को तो निकालना है कि Q3 चार्ज को यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा। मैंने मान लिया मुझे वर्क कितना करना पड़ा, W3। तो वर्क क्या होता है, चार्ज इंटू C पॉइंट में पोटेंशियल। C पॉइंट में पोटेंशियल कितना है, VC। ठीक है, जो अपन निकाल चुके हैं, और चार्ज कितना लेकर आ रहे हैं, Q3।
तो यदि मैं वर्क डन निकालूँ W3 तो वो हो जाएगा चार्ज इंटू पोटेंशियल यानी कि Q3 इंटू VC। ठीक है, VC की वैल्यू पुट कर दो। VC की वैल्यू पुट करेंगे तो VC कितना है, KQ1/R13 प्लस KQ2/R23। तो ये आ जाएगा अपने पास में KQ1/R13 प्लस KQ2/R23 हो जाएगा। KQ1/R13 प्लस KQ2/R23 ओपन कर दो। ओपन करेंगे तो W3 कितने किसके इक्वल आएगा, Q3 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो KQ1 Q3/R13 प्लस KQ2 Q3/R23। ठीक है, ये थर्ड चार्ज को लाने में वर्क डन हो गया। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, W1 प्लस W2 प्लस W3, टोटल वर्क इतना ही तो होगा। तो टोटल वर्क जो अपन देखेंगे वो कितना आएगा अपने पास में, टोटल वर्क यदि अपन देखेंगे तो वो आ जाएगा W1 प्लस W2 प्लस W3। वैल्यू पुट कर दो। W1 तो 0 है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। W2 है KQ1 Q2/R12 KQ1 Q2/R12 प्लस W3 अपने पास में है KQ1 Q3/R13 प्लस ये कितना हो जाएगा KQ2 Q3/R23। ये टोटल वर्क हो जाएगा और जितना वर्क किया जाता है उतनी ही पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यही क्या हो जाएगी, इसकी ग्रेविटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो 3 चार्ज सिस्टम की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ही आता है। आ गया, 1 चार्ज का देख लिया, 2 चार्ज का देख लिया, 3 चार्ज का देख लिया। अब अपन को देखना है n चार्ज सिस्टम का पोटेंशियल जो है वो कितना हो, एनर्जी कितनी होगी। तो देखो ये जो डेरिवेशन अपन कर रहे हैं ना, ये डेरिवेशन कोई काम की नहीं है, कभी नहीं पूछे जाएंगे। फॉर्मूले भी कोई काम के नहीं है, ये फॉर्मूले भी कोई काम के नहीं है। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी चार्जेस सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है पहले उन सारे चार्ज को ले जाओ इन्फिनिटी से, फिर एक एक को उठा के लाओ। ठीक है, एक एक को जब उठा के ला रहे हैं तो फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन हमेशा 0 होता है यदि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। चाहे पहले Q1 ले आओ, चाहे Q2 ले आओ, चाहे Q3 ले आओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फाइनल यही आंसर आएंगे। तो फर्स्ट चार्ज को लाने में हमेशा वर्क डन 0 होता है, तो फर्स्ट चार्ज को लाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। जब फर्स्ट चार्ज आ जाएगा तो वो सब जगह पोटेंशियल बनाएगा, जिस भी जगह दूसरे चार्ज को ला रहे हो सब जगह पोटेंशियल बनाएगा। तो इसका पोटेंशियल देख लो वहाँ कितना बनेगा। जब यहाँ पोटेंशियल निकाल लेंगे इस चार्ज के कारण, तो अब इसको लाने में वर्क डन कितना हो जाएगा, ये वाला चार्ज इंटू इसका वाला पोटेंशियल हो जाएगा। फिर जब यहाँ पर लाएंगे तो अब ये चार्ज जो पोटेंशियल बनाएगा और ये चार्ज जो पोटेंशियल बना देगा। तो जब ये चार्ज पोटेंशियल बनाएगा तो इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल इंटू जो चार्ज ला रहे हैं वो, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, थर्ड चार्ज को लाने का वर्क डन हो जाएगा। समझ में आ रही चीज, थर्ड चार्ज को लाने में चार्ज इंटू जो पोटेंशियल बने हैं उन सारे पोटेंशियल का सम। ठीक है, वो थर्ड चार्ज को लाने में वर्क डन हो जाएगा। फिर टोटल वर्क निकालो, टोटल जितना वर्क होगा वो वर्क ही किसके इक्वल होगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा, यानी कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी इसके अंदर स्टोर हुई है। ठीक है, ये 3 चार्ज सिस्टम की बात हो गई। अब अपन बात करते हैं यदि 3 से ज़्यादा चार्जेज हो यानी कि n चार्ज हो तो फिर फॉर्मूला क्या बनेगा। यानी कि अपने पास में n चार्ज सिस्टम हो तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो चीज़ अपन और देख लेते हैं। उसको और देखो, तेरे बिना जिंदगी से कोई लग जागने की फिक्र में हंसी रात। अरे हंसी रात होती है कि हंसी शाम होती है? कईयों के लिए हसीन रात होती है, कईयों के लिए हसीन शाम होती है। कई लाइफ ना तो हसीन शाम है ना हसीन रात है। पढ़ोगे तो हसीन रात भी है, हसीन शाम भी है, हसीन दिन भी है। नहीं पढ़ोगे तो सब बेहसीन है। कईयों के दिमाग पता नहीं कहाँ कहाँ चले गए होंगे, है ना, पता है। यू हैव डर्टी माइंड। तो नंबर 4 अपने पास में है, यदि मेरे पास में n चार्ज सिस्टम है, यानी कि अब ये फॉर्मूला सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे 1 चार्ज हो n की जगह 1 पुट कर देंगे, 2 चार्ज हो n की जगह 2 पुट कर दो, 3 है तो n की जगह 3 पुट कर दो। तो जैसे भी पुट करोगे वैसे हो जाएगा। तो यदि n चार्ज सिस्टम है तो अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो सीधा फॉर्मूला है, याद रखना है, U = K/2 समेशन
समेशन क्यू आई क्यू जे अपॉन आर आई जे, आई इक्वल्स टू 1 to n, जे इक्वल्स टू 1 to n और आई शुड नॉट बी इक्वल टू जे। कई तो ये सोच रहे हैं पता नहीं सर खुद ही पढ़ रहे हैं क्या, हमें तो समझ में नहीं आ रही चल क्या रहा है। ठीक है, देखो ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे करना है वो बता देता हूँ। ठीक है, ये n चार्ज सिस्टम के लिए है। देखो n की चार्ज यदि 2 होंगे तो मैं बोल दूंगा 1 से 2, 1 से 2 कर देंगे। 3 होंगे तो 1 to 3, 1 to 3। 4 होंगे तो 1 to 4, 1 to 4। समेशन का मतलब क्या होता है, ये जो सिंबल है ये किसको बताता है, सम को बताता है। देखो 3 चार्ज सिस्टम का अपन ने फॉर्मूला लिख रखा है, मैं 3 चार्ज सिस्टम से ही इसको सोल्व करके बता देता हूँ ऐसा क्यों लिखा गया है। ठीक है, मैं मान लेता हूँ यदि मेरे पास में 3 चार्ज सिस्टम है, n की वैल्यू कितनी हो गई 3। ठीक है, यहाँ पर i शुड नॉट बी इक्वल टू j का मतलब क्या है कि जब i की वैल्यू 1 होगी तो j की वैल्यू मैं क्या क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, 3 ले सकता हूँ, लेकिन 1 नहीं ले सकता। जब i की वैल्यू मैं 2 लूंगा तो j की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, लेकिन 2 नहीं हो सकती। ठीक है, i की वैल्यू जब मैं 3 लूंगा तो j की वैल्यू मुझे लेनी है 2, 1 और 2, 3 नहीं ले सकता। ठीक है, तो जब n इक्वल्स टू 3 है और मैंने मान लिया i इक्वल्स टू 1 है तो j इक्वल्स टू क्या क्या हो सकता है, 2 हो सकता है और 3 हो सकता है। तो फॉर्मूला लिखो, फॉर्मूला यदि मैं लिखूंगा तो u इक्वल्स टू k/2, तो ऐसे कैसे आ गया, i की वैल्यू 1 लेनी है तो q1, j की वैल्यू पहले मैं 2 ले लेता हूँ तो q2 अपॉन r12 rij r12। समेशन का सिंबल क्या बनाएगा, प्लस। ठीक है, अब मैं j3 लूंगा तो i क्या लेना है फिलहाल 1, तो q1 q3 अपॉन r13 हो गया। ये तो तब है जब i 1 लिया है, j 3 लिया है। अब मैंने क्या ले लिया, i की जगह क्या ले लिया 2 ले लिया, तो j कितना हो जाएगा, j हो जाएगा 1 और 3 हो जाएगा। तो अब समेशन का सिंबल तो क्या बनाएगा, प्लस बना देगा। ठीक है, i की जगह तो 2 लेना है, j की जगह 1 और 3 लेना है, तो i की जगह तो 2 ले लिया तो q2 और j की जगह 1 लेंगे पहले तो q1 अपॉन r21 प्लस, अब j की जगह 3 लेना है और i की जगह 2 लेना है तो ये हो जाएगा q2 q3 अपॉन r23 प्लस हो जाएगा। अब थर्ड केस में क्या हो जाएगा, थर्ड केस में i3 लेना है तो j क्या हो जाएगा 1 और 2, ऐसा ही होगा। तो j 1 और 2 ले लो, i3 लेना है तो ये हो जाएगा q3, i तो 3 हो गया, j1 q3 q1 अपॉन r31 प्लस, अब i तो 3 लेना है, j2 वो ले लो तो ये हो जाएगा q3 q2 अपॉन r32 बन गया। कई होगे तो हवा नहीं लग रही, पता नहीं क्या चल रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, फाइनल फॉर्मूला वही बनना है और अपने 3 चार्ज सिस्टम से ज़्यादा आना भी नहीं है। और वैसे ही फॉर्मूला तुम्हें बनाने आने चाहिए। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, चार्ज इंटू उस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। ठीक है, ये फॉर्मूले वैसे भी कोई काम की नहीं है। अब देखो q1 q2 अपॉन r12, q1 q2 अपॉन r21 बोल दो, r12 बोल दो, एक ही बात है। इसका डबल हो गया, एक तो ये हो गया और एक ही हो गया। q1 q3 अपॉन r13, q1 q3 अपॉन r13 एक ही हो गया और एक ही हो गया। ठीक है, q2 q3 अपॉन r23, q2 q3 अपॉन r23 एक ही हो गया, एक ही हो गया। r32 बोल दो, r23 बोल दो, एक ही बात है। सबके डबल डबल है, इसका मतलब मैं 2 को लेके बाहर निकाल सकता हूँ तो u इक्वल्स टू, चलो यहाँ लिख देते हैं u इक्वल्स टू 2k/2 कर दिया, 2k/2। एक तो ले ले q1 q2 अपॉन r12, एक तो अपन ये ले लेते हैं, एक q1 q3 अपॉन r13 ले लेते हैं और एक अपन ले लेते हैं q2 q3 अपॉन r23। बाकी सब तो डबल है इनके, बाकी सबको छोड़ दो भाई। 2 को डबल होंगे तो 2 को मैंने बाहर निकाल लिया कॉमन लेके, सबका डबल हो गया। डबल हो गया तो q1 q2 अपॉन r12, एक तो बना q1 q2 अपॉन r12 प्लस एक बना q1 q3 अपॉन r13, q1 q3 अपॉन r13 प्लस एक बना q2 q3 अपॉन r23, एक बन जाएगा q2 q3 अपॉन r23 बन गया। 2 से 2 कैंसिल, k को अंदर मल्टीप्लाई करके पूरा ओपन कर दो तो ये हो जाएगा k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q1 q3 अपॉन r13 प्लस k q2 q3 अपॉन r23। देखो वही फॉर्मूला आएगा जो 3 चार्ज सिस्टम के लिए था, सेम ही आएगा। k q1 q2 अपॉन r12, k q1 q2 बाई r12, k q1 q3 अपॉन r13, k q1 q3 अपॉन r13, k q2 q3 अपॉन r23, k q2 q3 अपॉन r23। इसका मतलब वही फॉर्मूला है जो 3 चार्ज सिस्टम के लिए था। इसका मतलब ये अपना एक जनरल फॉर्मूला हो गया, ये अपना एक जनरल फॉर्मूला हो गया
इस फॉर्मूले की हेल्प से मैं किसी भी तरह का फॉर्मूला जनरेट कर सकता हूँ, चाहे वो 2 चार्ज हो, चाहे वो 3 चार्ज हो, चाहे वो 4 चार्ज हो। करना कैसे है कि i जब 1 है तो j की वैल्यू अपन 2 और 3 मान के पुट कर देंगे इसके अंदर, ठीक है, तो 2 पेयर बन जाएंगे। फिर i की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो j की वैल्यू 1 और 3 पुट करेंगे, तो 1 और 3 पुट करेंगे तो फिर से 2 पेयर पुट आ जाएंगे। फिर i की वैल्यू जब मैं 3 पुट करूंगा तो j की वैल्यू 1 और 2 हो जाएगी, तो j की वैल्यू 1 और 2 पुट कर दी, ठीक है। फिर सबके डबल डबल पेयर बने, इसलिए अपन ने यहाँ पे k/2 लिया है, क्योंकि सबके डबल पेयर बनेंगे तो इसलिए यहाँ पे k/2 आ जाएगा। तो ये 3 चार्ज के लिए था, ऐसे अपन 4 चार्ज के लिए, 5 चार्ज के लिए, 6 चार्ज के लिए, n चार्ज सिस्टम के लिए फाइंड आउट अपन कर सकते हैं। ये तब है जब पहले से कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, ये तब है। अब मान लो पहले से ही यदि कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो क्या होगा, वो चीज़ अपन को देखनी है। तो पहले से ही यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो क्या होगा, उस चीज़ को समझना। तो ये तो अपन ने बात कर ली इन द अब्सेंस ऑफ, ठीक है। अब अपन क्या बोलेंगे, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ, ठीक है। प्रेजेंस यदि किसी की होती है तो किसी की प्रेजेंस तुम्हें अच्छी लगती है, किसी की प्रेजेंस तुम्हें बुरी लगती है ना। क्लास के अंदर जाते हो, किसी को देख के खुश हो जाते हो, किसी को देख के दुखी हो जाते हो, वो मेरी वाली आ गई, वो उसकी वाली आ गई, है ना। ऐसा ही चलता है ना तुम्हारा क्लास में, अरे ये तो मेरी वाली है, अरे भाभी जी आ गई, है ना, वेरी गुड, चलो। और फिर जैसे ही हम लोग इंटर होते हैं क्लास के अंदर, अरे सर आ गए, है ना, सर क्यों आ गए, अच्छे वाले बैठ के हम गप्पे लड़ा रहे थे, इधर उधर देख रहे थे, ताका जाकी कर रहे थे। चलो देखते हैं। अब अपने पास में सेकंड आता है, इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या बनेगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो क्या होगा, वो चीज़ समझना। जैसे मान लो मैं ये मान लेता हूँ पहले से ही यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये, ठीक है, ऐसा। तो फर्स्ट इसमें क्या लेंगे अपन, फर्स्ट इसमें लेंगे 1 चार्ज सिस्टम। अपने इसमें 2 ही हैं, 1 चार्ज है और 2 चार्ज है, ठीक है, 3 चार्ज का नहीं है। तो अपन 1 चार्ज सिस्टम की बात कर लेते हैं। जैसे मान लो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, ठीक है, ये पहले से एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ये वाला, और यहाँ पर कोई Q चार्ज है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से ही है, और ये मैंने मान लिया कोई A पॉइंट है, और A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना है, VA होगा, हो जाएगा। और यहाँ पे कोई Q चार्ज है, ठीक है। अपन को निकालना है सिस्टम की, इस 1 चार्ज सिस्टम की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। तो पहले मैं इसको कहाँ ले जाऊँगा, कहाँ ले जाऊँगा, इन्फिनिटी पे। तो इन्फिनिटी पे ले जाते हैं पहले अपन इसको। इस Q चार्ज को मैं कहाँ ले गया, इन्फिनिटी पे ले गया, ये मैं ले गया इन्फिनिटी, ले गया। जब इन्फिनिटी पे यदि ये चार्ज है तो क्या यहाँ पे पहले से पोटेंशियल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका मतलब यहाँ पे कोई चार्ज है, और कोई चार्ज है तो पोटेंशियल तो बनाएगा ही बनाएगा। तो यहाँ पर पहले से कोई पोटेंशियल है। अब पहले से यदि कोई पोटेंशियल है और मैं Q चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आ रहा हूँ, Q चार्ज को, तो जब मैं इन्फिनिटी से यहाँ तक लेकर आऊँगा तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होगा, यदि मैं वर्क निकालूंगा तो वर्क क्या होगा, चार्ज Q चार्ज इंटू A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल हो जाएगा। और जितना अपन वर्क करेंगे उतनी ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। इसका मतलब इस कंडीशन में 1 चार्ज सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, चार्ज इंटू A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। ये पोटेंशियल कौन बना रहा है, ये पोटेंशियल ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण बना है। तो उसके कारण यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल रहेगा, और नहीं होता तो नहीं होता, पोटेंशियल नहीं होता तो पोटेंशियल नहीं होता, तो अपना क्या होता है, एनर्जी जीरो होती है। लेकिन पहले से यदि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसने पोटेंशियल बना दिया। अब पोटेंशियल बना दिया तो इस चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा, चार्ज इंटू इस पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल। समझ में आ गई जी। ये तो 1 चार्ज सिस्टम के लिए है। सेकंड यदि अपन बात करें कि 2 चार्ज सिस्टम यदि मेरे पास में हो, ठीक है, सेकंड यदि अपन बात करें, नंबर सेकंड अपने पास में है 2 चार्ज सिस्टम, ठीक है, वही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में, ठीक है। 2 चार्ज सिस्टम में क्या होगा वो चीज़ समझना, अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी क्वेश्चन आया हुआ है, 1 और 2 वाले क्वेश्चन आए हुए हैं अपने। ये मान लो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसा, ठीक है, ये थोड़ा सा गैप ज़्यादा हो गया, इसको गैप को कम कर लेते हैं ऐसा, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, यहाँ Q1 चार्ज है,
यहाँ Q2 चार्ज है और दोनों के बीच की डिस्टेंस अपने मान ली R है, ठीक है। तो मुझे पता लगाना है इस सिस्टम के पास में कितनी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है। तो पहले क्या करोगे, पहले इन दोनों चार्ज को कहाँ ले गए अपन, इन्फिनिटी पे ले गए इन्फिनिटी पे। ये Q1 भी गया इन्फिनिटी पे, Q2 भी गया इन्फिनिटी पे। इस पॉइंट को अपन ने मान लिया A पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने मान लिया B पॉइंट। जब ये चार्जेस इन्फिनिटी पे थे तो क्या A और B पे पोटेंशियल था? बिल्कुल था, ठीक है। A पॉइंट पे पोटेंशियल जो है फिलहाल जब चार्ज इन्फिनिटी पे थे तो A पॉइंट पे पोटेंशियल मैंने मान लिया VR1, कुछ भी मान लो, VR1, VA, VB जो अपनी मर्जी है वो, ठीक है। A पॉइंट पे पोटेंशियल कितना मैंने माना, VR1 मान लिया। अब यदि मैं इस Q1 चार्ज को लेकर आऊँगा इन्फिनिटी से, Q1 चार्ज को मैं इन्फिनिटी से लेकर आया, तो जब मैं Q1 चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर आया तो जो मेरे को W1 वर्क करना पड़ा, वर्क कितना किया मैंने, Q1 चार्ज को लाने में कितना वर्क किया है, W1 कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू A पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, और A पॉइंट में पोटेंशियल है VR1, तो ये हो जाएगा Q इंटू VR। ये तो मुझे फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क करना पड़ेगा। अब देखो, जब ये चार्ज में नहीं था तो यहाँ पे पोटेंशियल तो था पहले से, कितना था, VR2 मैं मान लेता हूँ, किसके कारण, इस फील्ड के कारण, ठीक है। तो फर्स्ट चार्ज के कारण जो जब चार्ज नहीं था तो B पॉइंट पर एक तो पोटेंशियल कौन सा था, VR2। कौन सा पोटेंशियल है, ये कौन बना रहा है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा था, ठीक है। जैसे यहाँ पे जो कोई चार्ज नहीं था तो पोटेंशियल कितना था, VR1, ऐसे यहाँ पे उस टाइम में पोटेंशियल कितना था, VR2, ठीक है। अब Q1 चार्ज भी आ चुका है, तो Q1 चार्ज में तो यहाँ पोटेंशियल बनाएगा कितना, KQ1/R, यानी कि अब पोटेंशियल एक और कितना बनेगा, KQ1/R बन गया। ये B पॉइंट के ऊपर टोटल पोटेंशियल आ गया। अब यदि मैं W2 चार्ज को यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ, सॉरी Q2 चार्ज को यदि मैं लेकर आ रहा हूँ, राक्षस वाला पेन आ चुका है, Q2 चार्ज को यदि मैं यहाँ लेकर आ रहा हूँ तो वर्क डन यदि W2 करना पड़ रहा है तो W2 कितना होगा, यदि अपन W2 की बात करें तो W2 कितना हो जाएगा, चार्ज इंटू B पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल, ठीक है। अब B पॉइंट में पोटेंशियल कितना है ये, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूँ, पूरे को Q2 से पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये तो एक तो आ जाएगा Q2VR2 प्लस KQ1Q2/R प्लस KQ1Q2/R। ये W2 वर्क मुझे करना पड़ा, कर दिया W2 वर्क। अब टोटल वर्क निकालना है तो टोटल के लिए क्या करेंगे, टोटल कर दो W1 प्लस W2, तो वैल्यू पुट कर दो और जितना वर्क करोगे उतनी ही पोटेंशियल जिसके अंदर स्टोर हो जाएगी। W1 तो है Q1VR1, ये तो हो जाएगा Q1VR1, और W2 कितना हो जाएगा, Q2VR2 प्लस KQ1Q2/R, ठीक है। ये अपन को टोटल जो है वर्क करना पड़ेगा, और जितना वर्क अपन टोटल करेंगे उतनी ही एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ये तब है जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो। 1 चार्ज सिस्टम के लिए, 2 चार्ज सिस्टम के लिए करना कुछ नहीं है। जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है तो उस टाइम पे क्या है, पहले से पोटेंशियल है, तो पहले से पोटेंशियल जो भी दे रखा होगा या तो अपन वो ले लेंगे, और नहीं दे रखा होगा तो अपन ने मान लिया कि यहाँ VR1 है, यहाँ VR2, बस इतना ही करना है, ठीक है। बाकी तो सेम चीज़ें हैं, क्लियर है यहाँ तक। तो ये अपने पास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बनते हैं बहुत सारे, ठीक है। इस पे बेस्ड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो 1-2 न्यूमेरिकल्स अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं पहले, उसके बाद में आगे देखते हैं क्या होता है फिर। तो एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा गया है, क्वेश्चन को समझो। देखो H2 जो होता है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो होता है H2, उसमें से यदि अपन ने एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, अभी हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक H के पास एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, तो H2 के पास कितने हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन हो गए। 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, बचे क्या, 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, यही बचा। यानी कि H2 प्लस आयन जो होता है, उस H2 प्लस आयन के पास में क्या होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन होगा और क्या होंगे, 2 प्रोटॉन होंगे, क्लियर। अब देखो क्वेश्चन क्या है, इफ वन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ ए H2 मॉलिक्यूल, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन क्या किया, इज रिमूव्ड, 2 में से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, तो क्या बन गया, H2 प्लस आयन बन गया, वी गेट H2 प्लस आयन मिल गया। इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ ए H2 प्लस आयन द 2 प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। जो 2 प्रोटॉन थे उनके बीच में तो सेपरेशन कितना दे रखा है, 1.5 एंगस्ट्रॉम, एंड द इलेक्ट्रॉन इज 1 एंगस्ट्रॉम फ्रॉम ईच प्रोटॉन, और हर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन कितनी, हर प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन जो है वो कितनी डिस्टेंस पे है, 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है। तो यदि मैं इसको डायग्राम को बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा है, जैसे मान लो ये तो प्रोटॉन हो गया, ठीक है,
ये प्रोटॉन हो गया, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच का सेपरेशन कितना दे रखा है 1.5, द टू प्रोटॉन्स आर सेपरेटेड बाय रफली 1.5 एंगस्ट्रॉम। तो ये डिस्टेंस कितनी है 1.5 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन जो है वो हर प्रोटॉन से कितने डिस्टेंस पे है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है, यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो डिस्टेंस है ऐसे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अपना एक इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन कितने डिस्टेंस पे है 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पे है, इस तरह से, ठीक है। तो अपन से पूछा गया है फ्रॉम ईच प्रोटॉन डिटरमाइन द पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम, इस सिस्टम की पूरी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, ठीक है। अब देखो या तो ऐसे कर लो कि इन तीनों चार्जेस को पहले इन्फिनिटी पे ले जाओ, 1 बाई 1 चार्ज को लेकर आओ, जितना वर्क करना पड़ेगा टोटल वर्क निकालते जाओ, वो टोटल वर्क ही किसके इक्वल हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर अपने पास में क्या था फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये था 3 चार्ज सिस्टम के लिए k q1 q2 अपॉन r12 प्लस k q2 q3 अपॉन r23 प्लस k q3 q1 अपॉन r13, ऐसा ही था भी 1 2 का था 2 3 का था 1 3 का था, ऐसे ही पेयर बन रहे थे। अब देखो Q1 जो है वो तो मैंने क्या मान लिया, Q1 अपन किसको मानते हैं, इसको मानते हैं, तो वो तो किसके इक्वल हो गया, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस में आ जाएगा माइनस का E। Q2 और Q3 दोनों प्रोटॉन है तो वो किसके इक्वल आएंगे प्लस का E। भी इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल ही होता है प्रोटॉन का चार्ज भी, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है माइनस में, लेकिन प्रोटॉन का क्या होता है प्लस में, ठीक है। R12 जो होगा, R12 कौन सी डिस्टेंस थी भाई, ये तो अपन ने क्या माना है Q1, ये अपन ने क्या माना है Q2 और ये अपन ने क्या माना है Q3। 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस तो कितनी हो गई R12, ठीक है। 2 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई R23। 1 और 3 के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई R13 हो गई। अब देखो R12 जो है 1 और 2 के बीच की डिस्टेंस वो तो कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम का मतलब 10⁻⁻10 मीटर हो जाएगा। ऐसे ही अपन निकालेंगे R23 भी कितनी है, R23 देखेंगे तो 1.5 एंगस्ट्रॉम, 1.5 एंगस्ट्रॉम यानी कितनी हो गई 1.5 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और R13 कितनी है 1 एंगस्ट्रॉम, यानी कि यही किसके इक्वल हो गई, यही अपन देखेंगे तो किसके इक्वल आई है R13 आगे। अब आगे देखो, अब वैल्यू पुट करनी और कुछ नहीं करना, U इक्वल्स टू K को तो मैं एक बार कॉमन ले लेता हूँ सामने, Q1 Q2, Q1 तो कितना है माइनस का E, Q2 कितना है प्लस का E, यानी कि क्या हो जाएगा ये माइनस का E स्क्वायर, माइनस का E इंटू प्लस का E क्या होगा माइनस का E स्क्वायर। और नीचे क्या है R12 किसके इक्वल है 1 एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 मीटर आ गया, प्लस K तो कॉमन ले लिया, Q2 Q3 दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों ही प्रोटॉन है, तो E और E मिलके कितने हो जाएंगे E स्क्वायर, और R23 कितना है R23 है 1.5 इंटू 10⁻⁻10, 1.5 इंटू 10⁻⁻10 हो जाएगा, प्लस K कॉमन ले लिया Q3 प्लस का E और Q1 है माइनस का E, तो फिर से क्या हो जाएगा माइनस का E स्क्वायर अपॉन और R13 कितना है R13 है 10⁻⁻10 मीटर, तो ये आ जाएगा 10⁻�10 मीटर, ठीक है। आगे सॉल्व करो, अब क्या है कैलकुलेशन करनी और कुछ नहीं करना। K की वैल्यू तो कितनी होती है 9 इंटू 10⁻9 इंटू, ठीक है। E स्क्वायर बाहर आ जाएगा, तो E स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई 10⁻10 ये भी बाहर निकाल लो, 10⁻10 भी बाहर निकाल लिया, अंदर क्या रह गया E स्क्वायर अपॉन 10⁻10 तो बाहर निकल गया, E स्क्वायर अपॉन 10 बचा क्या माइनस का 1, यहाँ तो बचा माइनस का 1 प्लस E स्क्वायर अपॉन 10⁻10 बाहर निकल गया, बचा गया 1 अपॉन 1.5, तो 1 अपॉन 1.5 प्लस E स्क्वायर अपॉन 10⁻10 बाहर निकल गया, बचा गया माइनस का 1 बच गया, ठीक है। अब इसको आगे सोल्व करना और कुछ नहीं करना, अब कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन मैं थोड़ा सा इसको आगे सोल्व कर लेता हूँ जितना मुझसे हो सकता है, बाकी तो कैलकुलेशन है। -10 ऊपर आगे क्या होगा प्लस का 10, तो ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10⁻90 हो जाएगा। इसको ओपन कर लो, स्क्वायर है तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू -19 इंटू -19 कितना होगा माइनस का 38 हो जाएगा, ठीक है। और इसको आगे सोल्व करो, इसको आगे सोल्व करें तो -1 मिल गया तो क्या हो गया माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन 1.5, ठीक है। 1 अपॉन 1.5 जो होता है वो कितना होता है 2/3 का मतलब 0.66 होता है, तो प्लस का 0.66 आएगा तो कितना बचेगा माइनस में
पूरी भी एनर्जी माइनस में आएगी, तो 9 इंटू देखो 10⁻19 10⁻38 कितना बचेगा माइनस का 19, तो 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है, इंटू माइनस का 2 प्लस का 2/3 यानी कि 0.66, माइनस का 2 प्लस का 0.66 कितना हो जाएगा माइनस का 1.33, ठीक है, तो माइनस का 1.33, ठीक है। ये आंसर किस में आ जाएगा अपना जूल के अंदर आ जाएगा। तो ये अपन को पूछा गया था इस पूरे सिस्टम की पोटेंशियल कितने को, कैलकुलेशन ही है और कुछ ही नहीं किया अपन ने, केवल कैलकुलेशन है। अब कैलकुलेशन पोर्शन जो है वो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तब तो ये क्वेश्चन जो है वो इजीली हो जाएंगे। कैलकुलेशन पोर्शन में यदि दिक्कत है तो फिर इन क्वेश्चंस को करने में दिक्कत आ सकती है, ठीक है। इसलिए कैलकुलेशन पोर्शन को अपना स्ट्रॉन्ग बना के रखो। बाकी इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ नहीं है, कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है, बस अपन को फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है और कैलकुलेशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके ऊपर, और क्या क्वेश्चंस बनते हैं उसको और देखो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में बोर्ड पे लिखा गया है, देखो किसी भी सिस्टम को बनाने में जितना वर्क किया जाता है उसको सेपरेट करने में भी उतना ही वर्क किया जाएगा। समझ में आ रही थी? जैसे अपन ये बोल रहे थे इस चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में यदि 100 जूल का वर्क किया जाता है तो इसको वापस इन्फिनिटी पे ले जाने पे भी 100 जूल का ही वर्क होगा। समझ में आ रही थी? लाने में यदि 100 जूल का वर्क किया जा रहा है तो वापस ले जाने में भी 100 जूल का ही वर्क होगा। वो हो सकता है ये चार्ज खुद करे या फिर अपन इसके ऊपर करें, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे ही मेरे पास में एक सिस्टम दे रखा है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू डिसोसिएट ए सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस ऑफ 2 of 1 माइक्रोकूलम एंड 1 of -4 माइक्रोकूलम प्लेस्ड ऑन द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। मैंने 10 सेंटीमीटर साइड का इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया, ये वाला बना लिया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर साइड है इसकी, ये 10 सेंटीमीटर। इस पे 3 चार्ज रखे हैं, एक तो 2 तो है 1 माइक्रोकूलम के और एक है -4 माइक्रोकूलम का। तो मैंने यहाँ तो मान लिया कितना चार्ज है, यहाँ अपन ने मान लिया 1 माइक्रोकूलम, यहाँ भी मैंने मान लिया 1 माइक्रोकूलम और यहाँ मैंने मान लिया -4 माइक्रोकूलम, ठीक है। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अपन से पूछा गया है कि इस पूरे सिस्टम को अलग अलग करने में कितना वर्क अपन को करना पड़ेगा, कितने एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। तो देखो अलग अलग करने का मतलब भी इनके बीच में लगने वाले फोर्सेज जो 0 हो जाने चाहिए। इनके बीच में लगने वाले फोर्सेज 0 कब होंगे, जब ये सारे चार्ज कहाँ पहुँच जाएंगे, इन्फिनिटी पे। जब ये सारे चार्ज इन्फिनिटी पे पहुँच जाएंगे तो उस कंडीशन में इन पे आपस में किसी भी तरह का कोई फोर्स नहीं लगे। तो डिसोसिएट करने का मतलब इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो 0 करना है, ठीक है। तो वो 0 कब होगा, जब ये सारे चार्ज कहाँ पहुँचेंगे, इन्फिनिटी पे। यानी कुल मिलाकर इनको सारे चार्जेस को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी पे ले जाना है। तो इन्फिनिटी पे ले जाने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो बनाने में जितना वर्क किया था, इन्फिनिटी से लेकर आने में जितना वर्क किया था उतना ही तो ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। तो अपन लाने वाला वर्क निकाल लेते हैं, ले जाने वाला वर्क अपन को पता चल जाएगा। लाने वाले वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = K, 3 चार्ज सिस्टम है, K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस K Q2 Q3 अपॉन R23 प्लस K Q1 Q3 अपॉन R13, ऐसा ही होता है, ठीक है। ये तो लाने वाला वर्क है, ठीक है। देखो ले जाने वाला भी कुछ क्या होगा वो भी पता चल जाएगा। K तो को मैंने कॉमन ले लिया, K जो है उसको तो मैंने कॉमन ले लिया, K की वैल्यू कितनी है, K कॉमन ले लो, ठीक है। Q1 Q2 ये तो कौन सा चार्ज है अपना Q1, ये कौन सा चार्ज अपन मानते हैं Q2 और ये कौन सा चार्ज अपन मानते हैं Q3 मानते हैं, ठीक है। अब डिस्टेंस तो तीनों में सेम ही है, तो डिस्टेंस तो अपन कुछ भी मानो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो यहाँ से Q1 तो कितना है -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10⁻⁻6। Q2 कितना है 1 माइक्रोकूलम यानी कि इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर मतलब 0.1 मीटर, 0.1 मीटर प्लस K को तो बाहर निकाल लिया, Q2 Q3 दोनों ही कितना है 10⁻⁻6 10⁻⁻6। तो अपन बोल देंगे 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1 मीटर प्लस Q1 Q1 है वही -4 और Q3 कितना है 1, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 0.1। समझ में आ रही चीज़? अब देखो यहाँ से अपन को करना क्या है, W = K की वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 10⁻⁻6 कितना कॉमन आएगा 10⁻12 डिवाइड बाई
0.1 को बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या रहेगा, ये पूरा और ये तो कॉमन आ चुका -4 बच गया -4, ये पूरा और ये पूरा ही कॉमन आ चुका +1, ये पूरा और ये पूरा कॉमन हो चुका, कितना बचा -4 बच गया, -4 -8 +1 -7, तो W = आ जाएगा 9 × 10⁻⁴, 9 और -12 कितना होगा -3 अपॉन 0.1 इंटू क्या हो गया -7 हो जाएगा। आगे सोल्व कर लो, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर क्या जाएगा 10, ऊपर 10 जाएगा तो -3 से 10 कैंसिल होगा तो क्या बचेगा -1 -2, ठीक है। और 9 × 7 क्या होगा -63 × 10⁻², यानी कि वर्क कितना करना पड़ा -0.63 जूल। ये वर्क कौन सा है, अब देखना मेन चीज़ आती है, ये वर्क है कि इसको बनाने में किया गया वर्क। ये वर्क कौन सा है, जो वर्क इसको बनाने में किया गया है, तो इसको बिगाड़ने में कितना वर्क करना पड़ेगा, बनाने में इतना यदि नेगेटिव में वर्क किया गया है तो इसको बिगाड़ने में इतना ही पॉजिटिव में वर्क करना पड़ेगा भी। इसको मान लो इस पेन को लाने में यदि मुझे 100 जूल का वर्क करना पड़ा तो ले जाने में कितना करना पड़ेगा -100 जूल। समझ में आ रही चीज़, जैसे मान लो ये पेन जो है वो अपने आप यदि इधर आ रहा है तो मुझे कोई वर्क करना पड़ेगा क्या, नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उसको ले जाने में तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ये अट्रैक्शन फोर्स के कारण आ रहा था, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को अलग करने के लिए मुझे इसको ले जाने में वर्क करना पड़ेगा। तो यदि ये वर्क नेगेटिव में आया है इसको बनाने वाला, तो इसको बिगाड़ने वाला जो वर्क होगा, अपना जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, प्लस में 0.63 वोल्ट आएगा, हाँ जूल आएगा। समझ में आ रही चीज़, इतना अपना आंसर आएगा। तो जितना बनाने में वर्क किया गया है, बिगाड़ने में उसके अपोजिट में, यानी कि उसका साइन जो है वो अलग हो जाएगा। यदि 100 जूल लाने में वर्क किया जाता है तो ले जाने में भी 100 जूल ही किया जाता है, लेकिन लाने में यदि अपन वर्क कर रहे हैं तो ले जाने में सिस्टम खुद ही वर्क कर देता है, और यदि लाने में सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो ले जाने में फिर अपन को वर्क करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा वो चीज़ समझना। जैसे -4 में पहले ले आया था, फर्स्ट चार्ज को लाने में वर्क डन 0, ये 1 वाला मुझे लाना पड़ेगा, खुद ही आ जाएगा। सोचो 1 वाला चार्ज मुझे लाना पड़ेगा, खुद ही आ जाएगा। भाई यहाँ इन्फिनिटी था, ठीक है, यहाँ इन्फिनिटी है, ये 1 माइक्रोकूलम चार्ज पे तो अट्रैक्शन फोर्स खुद ही लगा लेगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है, ये पॉजिटिव में है, तो अट्रैक्शन फोर्स लगाएगा तो खुद ही आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे ये वाला भी खुद ही आ जाएगा, तो अपन को कितना वर्क करना पड़ा 0, यानी कि ये वर्क किया किसने है, चार्ज आया तो वर्क तो हुआ है, लेकिन ये वर्क किया किसने है, इस सिस्टम ने खुद नहीं कर दिया, अपन को कोई वर्क नहीं करना पड़ा। तब एक चीज़ समझना, जब सिस्टम खुद वर्क करता है तो कैसा वर्क होता है, नेगेटिव। क्यों होता है, क्योंकि सिस्टम ने खुद ने वर्क किया है तो उसकी खुद की एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। समझ में आ रही चीज़, यदि मैं खुद ही चलने लग जाता हूँ तो मेरी एनर्जी क्या होगी, कम ही तो होगी। यानी कि मैं खुद यदि वर्क करता हूँ तो मेरी एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी तो एनर्जी कितनी हो जाएगी मेरी, नेगेटिव में। यदि मुझे पीछे से कोई धक्का देता है तो मेरे ऊपर वर्क हुआ है, तो मेरी एनर्जी बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भी मैं तेजी से जाता हूँ उधर की तरफ, यदि मुझे कोई धक्का देता है तो मुझे मेरे बिना वर्क किए ही मैं खुद ही चला जाऊँगा। भी पीछे वाला धक्का वाला काम ऐसा करेगा कि वो धक्के से मैं चला जाऊँगा, यानी कि मुझे कोई वर्क नहीं करना पड़ा, यानी कि मेरे ऊपर वर्क हुआ तो मेरी एनर्जी क्या हुई, इंक्रीज हुई। यानी कि सिस्टम जब, अब ये चीज़ ध्यान रखना, सिस्टम जब खुद ही वर्क करता है तब तो वर्क डन कैसा आता है, नेगेटिव आता है, एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और जब सिस्टम पर वर्क होता है, ठीक है, यदि सिस्टम को बनाने में मुझे खुद को वर्क करना पड़ा, एक्सटर्नल अपन को वर्क करना पड़ता, यानी ये भी पॉजिटिव होता, तो इस पॉजिटिव को यहाँ तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ता, क्योंकि रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, तो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट में यहाँ तक लाने में मुझे वर्क करना पड़ता। ऐसे इसको भी लाने में वर्क करना पड़ता, यानी कि सिस्टम को बनाने में वर्क करना पड़ता, और सिस्टम को बनाने में वर्क करना पड़ता तो वर्क कैसा होता, पॉजिटिव होता, और एनर्जी क्या होती, इंक्रीज होती, ठीक है। और इसमें क्या हुआ है, ये सिस्टम खुद ने इसको इधर खींच लिया, इसने खुद ने ही इसको इधर खींच लिया, यानी कि वर्क कौन कर रहा है, ये खुद ही कर रहा है। जब ये खुद ही वर्क कर रहा है तो एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज ही तो होगी। वे सिस्टम की, जब सिस्टम खुद ही वर्क कर रहा है तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, और जब सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होती है इसका मतलब वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव में होता है, ठीक है। तो जब इसको बनाने में सिस्टम ने खुद ने वर्क कर दिया तो वर्क डन नेगेटिव में आया, तो इसको बिगाड़ने में क्या अपन को वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, तो इसको दूर ले जाने मुझे वर्क करना पड़ेगा, इसको भी दूर ले जाने मुझे वर्क करना पड़ेगा। इसका मतलब वो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, क्योंकि उस कंडीशन में सिस्टम की जो एनर्जी होगी वो इंक्रीज होने लग जाएगी। समझ में आ रही थी। तो ये इस तरह से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन आया हुआ है सीबीएसई के अंदर, मतलब इसको डिसोसिएट करने में कितना वर्क करना पड़ेगा। बाकी इसमें कंसेप्ट जो बहुत खतरनाक चीज़ें लगी है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है दिमाग में, वही लाइन है, लिख लेना। लाइन क्या लिखनी है, यदि सिस्टम इफ वर्क डन
इज वर्क इज डन बाय द सिस्टम, सिस्टम खुद वर्क करता है। इफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम, जैसे इसमें सिस्टम ने खुद ने वर्क किया है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी डिक्रीज एंड वर्क डन विल बी नेगेटिव, ठीक है। एंड इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, सिस्टम पे वर्क होता है, देन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी इंक्रीज एंड वर्क डन विल बी पॉजिटिव, क्लियर, ठीक है। यदि सिस्टम पर वर्क हो रहा है तो उसका वर्क जो है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी और वर्क डन पॉजिटिव में होगा, और सिस्टम खुद वर्क कर रहा है तो उसकी एनर्जी डिक्रीज होगी और वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव में होगा। तो ये अपने पास में एक क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चंस जो है इसके ऊपर मोस्टली अपन ने क्वेश्चंस देख लिए हैं एनर्जी के ऊपर। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बड़ा टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, वो अपना कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट अपन जो देखेंगे और भी इसके अंदर टॉपिक्स है कि पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन क्या है, फिर अपन स्फीयर की पोटेंशियल एनर्जी ये सब निकालेंगे, तो वो सारी डेरिवेशंस अपने पास में आएगी। फिर पोटेंशियल एक बहुत अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक भी है। उसके बाद में फिर एक कैपेसिटेंस, इसके और भी अच्छा टॉपिक है, ठीक है, तो वो और देख लेंगे। तो इस तरह से अपना जो चैप्टर जो है वो चलता रहेगा। तो बढ़िया से इस चैप्टर को तैयार करते रहो, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछते रहो, और बाकी मजे करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।